29.1 प्रस्तावना। पूर्वी यूरोप के समाजवादी राज्यों के विघटन, जिसकी परिणति शक्तिशाली सोवियत संघ के विघटन से हुई, ने समाजवाद पर उदारवाद, एक दल शासन पर लोकतंत्र तथा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था की विजय को अंकित किया। द्विध्रुवीय विश्व का स्थान अब एक ध्रुवीय विश्व ने ले लिया है। इन घटनाओं को दौर में विश्व उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण के रूप में मौलिक परिवर्तनों को दूतिंगत कर रहा है। राज्यों के बीच व्यापार बंधन समाप्त हो रहे हैं और एक भूमंडलीय बाजार का उदय हो रहा है। केंद्रीकृत तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में विनिवेश की प्रक्रिया तथा संरचनात्मक परिवर्तनों से सार्वजनिक क्षेत्र सिकुड़ रहा है। इन पुगीन परिवर्तनों का प्रभाव राजनीतिक सिद्धांत में नवीन चिंतनों के रूप में कैसा पड़ता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करना आवश्यक है। 29.2 राजनीतिक सिद्धांत। 29.2 राजनीतिक सिद्धांत विकसित कैसे होता है। शुरू में यह समझना जरूरी होगा कि किसी भी ऐतिहासिक युग में राजनीतिक सिद्धांत का उदय कैसे होता है। उदाहरण के लिए प्लेटी ने एक आदर्श राज्य तथा दार्शनिक राजा के शासन की वकालत क्यों की? उन्होंने शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? हॉबबट ने प्राकृतिक अवस्था तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्यों दिया? उन्होंने एक निरंकुश संप्रभु के विचार का पक्ष क्यों लिया? इसी तरह से कोई प्रश्न कर सकता है कि मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना क्यों की? उन्होंने समाजवाद तथा साम्यवाद की वकालत क्यों की? गांधी जी ने पश्चिमी औद्योगिक समाज तथा उनके द्वारा प्रोत्साहित उपभोक्तावाद की भर्त्सना क्यों की? यदि हम इन प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमें पता चलेगा कि कोई भी राजनीतिक विचारक शून्यता में नहीं लिखता। यह तो अपने काल की मौलिक चिंताओं को संबोधित करता है। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समाज की कुछ बुराइयों के बारे में आंदोलित होना शुरू होता है। इन बुराइयों के बीच वह रहता है और इनका निदान ढूंढना चाहता है। आर्थ प्लेटो का आदर्श राज्य एथेंस के टढ़े गले राज्य जहां ये रहते थे के प्रति एक प्रतिक्रिया है। वह इस निकन पर पहुंचे कि यूनान के नगर राज्यों के सभी राजा अंट और अयोग्य थे। इसीलिए उन्होंने दार्शनिक राजा के शासन का सुझाव दिया जिसमें तर्क का वर्चस्व होना था। उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत एथेंस की भविष्य की पीढ़ियों में अच्छे शरीर व अच्छे गस्तिक को सुनिश्चित करने के लिए दिया। हार्मेस हॉयस 16वीं व 17वीं शताब्दियों के इंग्लैंड में व्याप्त हिंसा तथा कानूनविहीन दशाओं से चिंतित थे। उन्होंने अपने राजाओं के दैवीय अधिकारों की प्रसंगहीनता को भी देखा। इसीलिए उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की वकालत की और एक निरंकुश संप्रभु के विचार का पक्ष लिया जो कि जनता के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार की रक्षा कर सके। इसी तरह से कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के यूरोप में मजदूर वर्ग की दयनीय दशाओं से चिंतित थे। यह वर्ग पूंजीवाद के अंतर्गत भारी शोभन से ग्रस्त था। इसीलिए मार्क्स ने इस वर्ग को विद्रोह करने व पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए उकसाया। उनका विश्वास था कि समाजवादी समाज में इस चौराण का अंत होगा। इसी तरह से गांधी जी ने औद्योगिकरण के अमानवीय प्रभावों को देखा। उनका विचार था कि औद्योगिकरण से प्रकृति पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने भौतिकवाद द्वारा प्रोत्साहित लोभ तथा उपभोक्तावाद की बुराइयों को भी महसूस किया। इसीलिए उन्होंने सत्य एवं अहिंसा पर आधारित एक मानवीय राजनीतिक व्यवस्था, आध्यात्मिकता तथा समुदायवाद पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था तथा जीविका व न्यायवादिता पर आधारित एक अर्थव्यवस्था की वकालत की। ऊपर के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने काल के समाज द्वारा झेल रहे कुछ प्रमुख मुद्दों तथा समस्याओं को संबोधित करता है। संक्षेप में, इतिहास में प्रत्येक युग का राजनीतिक सिद्धांत प्रचलित राजनीतिक व सामाजिक दशाओं के प्रति राजनीतिक विचारक की प्रतिक्रिया रहा है। वास्तव में हम यहां तक कह सकते हैं कि सभी प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जबकि समाज इतिहास के चौराहे पर खड़ा था और उसे कड़े निर्णय लेने थे। भूमंडलीकरण का युग निस्संदेह इतिहास का एक ऐसा क्षण है जबकि समाजों ने एक ऐसा रास्ता चुना है या चुनने के लिए विवश हुए हैं जिसके परिणामी दूरगामी होंगे। इस प्रश्न पर विचार व निर्णय करना होगा कि भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार से विकसित होगी। राजनीतिक सिद्धांतकार भूमंडलीकरण के घटनाक्रम के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? कैसे प्रश्न व चिंतन उनके ध्यान में होंगे? भूमंडलीकरण का समाज, समाजवाद एवं व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप किस प्रकार की स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अव्यवस्था का जन्म होगा? उनतीस दशमलव तीन राजनीतिक सिद्धांत के व्यंग। उदारवाद तथा मार्क्सवाद। इससे पहले कि हम भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की चर्चा करें, हमारे लिए आधुनिक व समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को समझना जरूरी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधारात्मक रचनाएं हैं, उदारवाद एवं मार्क्सवाद। उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत लोकतांत्रिक शासन पर जोर देता है जिसमें लोग अपनी समस्याओं तथा चयनों को व्यक्त करते हैं। वह सार्वभौमिक मानव अधिकारों के पक्ष में है। वह सामान्य हित का पूरण चाहता है और दो मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता एवं समानता को प्राथमिक मान्यता देता है। वैसे उदारवाद में स्वतंत्रता को समानता से प्रायः प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी ओर मार्क्सवाद इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि सभी मानव समाज वर्ग समाज होते हैं जिसमें शोधक व शोषित होते हैं। ये दोनों वर्ग परस्पर हमेशा संघ करते रहते हैं और यह संघर्ष एक क्रांति में समाप्त होगा जिसमें कि शोषित वर्ग की विजय होगी और जो कि एक वर्गहीन तथा राज्यहीन समाज के उदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। संक्षेप में, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता के सार्वभौमिक लक्ष्यों के प्रति चिंतित है। यह वर्चस्व की संस्थागत संरचनाओं को पहचानने एवं उन्हें विध्वंस करने की व्यूहरचना विकसित करने का प्रयत्न करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि उदारवाद एवं मार्क्सवाद के लक्ष्य कभी पूर्ण तौर पर प्राप्त नहीं हुए। उदारवादी लोकतंत्रों में जनता की भागीदारी हाशिए पर रही और शासन शक्ति राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के हाथों में रही।
इस घटनाचक्र की व्याख्या कुलीनतंत्र के लॉ कानून के रूप में सही की गई है। दूसरी ओर समाजवादी समाजों में साम्यवादी दल के नेताओं में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण को देखा गया। मजदूरों का शोषण एक न केवल जारी रहा बल्कि कुछ मामलों में तो और तीव्र होता रहा है। उदारवादी तथा समाजवादी सिद्धांतों के महान काल्पनिक व आदर्श मनोरथ अधूरे रहे। विभिन्न देशों के बीच असमानताएं भी बढ़ी है। उदारवादी व मार्क्सवादी सिद्धांतों की इन असफलताओं ने एक ओर नवीन उदार तथा नवीन वाम आंदोलनों को जन्म दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने उदासी दार्शनिकता नाशवाद की भावना का उद्भव किया। 29.4 आधुनिकवाद तथा उत्तराधुनिकवाद। हाल के वर्षों में दोनों उदारवाद एवं मार्क्सवाद सिद्धांतों के विकल्प के रूप में उत्तराधुनिकवाद सामने आया है। उत्तराधुनिकवादी उदारवाद को उसकी अमूर्त श्रेणियों जैसे समस्त जनता के लिए सार्वभौमिक अधिकार की श्रेणी के लिए चुनौती देते हैं तथा महिला, आदिवासी, अश्वेत व उपनिवेश के लोगों इत्यादि जैसे विशिष्ट समूहों के अधिकारों पर जोर देते हैं। इससे नवीन सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ है जो कि लिंग, जाति, रंग व नस्ल पर आधारित सामाजिक आधिपत्य के विशिष्ट स्वरूपों को चुनौती देते हैं। इन आंदोलनों का सबसे गंभीर तत्व पहचान राजनीति बन गया है। इससे विशाल अमूर्त राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों से संस्कृति की और स्थानांतरण के अंकन का भी पता चलता है। पहचान राजनीति की प्रमुख दलील यह है, व्यक्तिगण अपने को एक स्पष्ट सांस्कृतिक समूह से संबंधित होने को रूप में परिभाषित करते हैं, जो कि विषयाधिकारी तथा वर्चस्वशाली जैसे पुरु, ऊंची जाति, सफेद नस्ल तथा साम्राज्यवादी देशों समूहों के हाथों अपने आप को कमजोर तथा उत्पीड़ित के रूप में मानते हैं। यहाँ पर पहचान राजनीति की प्रासंगिक जोड़ीदार श्रेणी हम और वे बन जाती है। व्यवहारिक तौर पर यहाँ वह समझना आवश्यक है कि पहचान राजनीति का यह नवीन राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण के एक प्रमुख उपकरण के रूप में वर्ग की मार्क्सीय श्रेणी को नकारता है। इसी तरह से यह उदारवाद की सार्वजनिक श्रेणियों जैसे सार्वभौमिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता तथा समानता को जोस्वार ढंग से नकारता है। विशाल वर्ग संघ के मार्क्सीय विभेद के बजाय यह स्थानीय संघ पर जोर देता है। मजदूर वर्ग को शक्ति देने की बजाय यह स्थानीय समुदायों तथा विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों के सशक्तिकरण की वकालत करता है। 29.5 भौतिक ज्ञान शास्त्रीय स्थानांतरण। 29.5 भौतिक ज्ञान शास्त्रीय स्थानांतरण। भौतिक ज्ञान शास्त्रीय शब्दों में यह उत्तराधुनिकवादी प्रकार का नवीन राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के 3 मौलिक रीति विज्ञानीय तत्वों पायनवाद, सार्वभौमिकवाद, अनिवार्यवाद और अव्याख्यावाद को नकारता है। इन शब्दों के संपूर्ण महत्व को समझाना कठिन है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पावनवाद अथवा सार्वभौमिकवाद समग्र न कि समग्र को बनाने वाले अंगों की समझ पर जोर देता है। अतः यह बृहत न कि सूक्ष्म के घटनाचक्रों की बात करता है। अनिवार्यवाद घटनाचक्र के सामान्य तत्व न कि उनके मात्र प्रकटीकरण पर जोर देता है। अव्याख्यावाद एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है जो कि घटनाचक्र के सभी विषयागों तथा व्याख्याओं को एक एकमात्र तत्व या एक एकमात्र कारण पर संकुचित करने की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए प्रतिनिधित मार्क्सवाद में सभी आर्थिक विभाजनों तथा समस्त सामाजिक एवं राजनीतिक सोपानों को वर्ग में संकुचित कर दिया गया है और आर्थिक तत्व को इतिहास की धारा को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारण माना गया है। इस तरह से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में विचारों तथा सांस्कृतिक पहचानों को या तो नकारा गया है अथवा उन पर काफी कम जोर दिया गया है। दूसरी ओर उत्तर आधुनिकवादी राजनीतिक विचार विशिष्टवाद पर न केवल जोर देता है बल्कि वह एक घटनाचक्र को समझने के लिए अनेक तत्वों की प्रासंगिकता पर भी जोर देता है। कैलियन प्रकार विशिष्ट वर्ग इतिहास की बजाय वो जन इतिहास तथा उपाश्रित अध्ययन के पक्ष में है। ऊपर से इतिहास की बजाय यह नीचे से इतिहास के विचार को पसंद करता है। उत्तराधुनिकवाद का मुक्ति का अपना एक विशिष्ट एजेंडा है। एक व्यवस्थित परिवर्तन के आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जोर को अस्वीकार करते हुए उत्तर आधुनिकवादी विशिष्ट समूहों की मुक्ति की बात करता है। इसी तरह से यह सार्वभौमिक अधिकारों की बजाय यह विशिष्ट समूहों जैसे नारी, समलैंगिक, आदिवासी, अश्वेत तथा अन्य कमजोर समूह के अधिकारों की बात करता है। वास्तव में हम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में इसी प्रकार की आधुनिकवादी तथा उत्तराधुनिकवादी लहरों को पाते हैं। एक तरफा उसका जोर पूंजी के भूमंडलीकरण तथा बाजार की प्राथमिकता पर है, तो दूसरी तरफ वह अंग के स्थानीयकरण के पक्ष में है। 29.6 भूमंडलीकरण तथा पहचान राजनीति। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी व मार्क्सवादी धाराओं की चर्चा के बाद और वह समझते हुए कि दोनों ही धाराओं को उत्तर आधुनिकवाद ने चुनौती दी है, अब हम भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा की कल्पना कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में बहुराष्ट्रीय संगठन राजनीति का उदय हो रहा है। इस पहचान राजनीति के प्रश्न वो 2 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला, पहचाने बहुसंख्यक हैं। एक नारी की लिंग पहचान है, लेकिन वह एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय, एक व्यवसायिक समूह, एक क्षेत्र तथा एक भानाई समूह आदि से भी जुड़ी होती है। वास्तव में ये सब उसकी पहचाने हैं। उत्तराधुनिकवादी उसकी लिंग पहचान को अन्य पहचानों से अत्यधिक महत्व देंगे। भूमंडलीकरण के युग में पहचान राजनीति की प्रासंगिकता बनी रहेगी, लेकिन कौन सी विशिष्ट पहचान प्राथमिक होगी और कौन सी गौण, यह निर्भर इस बात पर करेगा कि भूमंडलीकरण तथा बाजार शक्तियों विभिन्न देशों में मानवीय समाज के विभिन्न खंडों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दूसरा, सभी पहचानें समाज निर्मित होती है और भूमंडलीकरण के युग में ये जिस प्रकार से निर्मित होगी उसी से उदय होने वाले राजनीतिक सिद्धांत की बृहत प्रकृति निर्धारित होगी। भूमंडलीकरण का एक अन्य आयाम है। निस्संदेह भूमंडलीकरण व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं को गुना करेगा, लेकिन वह उसको पूर्ण तौर पर संतुष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी तर्क के लिए यदि हम यह कल्पना करें कि भूमंडलीकरण व्यक्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं व चाहतों को पूरा कर सकेगा, तो यह प्रश्न तब भी बना रहता है कि क्या वह अच्छे जीवन को ला पाएगा। यहाँ पर अरस्तु के निकोमेकियन नैतिकता पर जोर महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भूमंडलीकरण अच्छे नागरिकों का सर्जन करेगा? नागरिक जो कि गुणवान हो, जो कि नैतिक मनुष्य हो, क्योंकि अच्छे नागरिक ही एक अच्छे राज्य को बना पाएंगे और वे केवल एक अच्छा राज्य है जो कि अच्छे नागरिक बनाएगा। जैसा कि एक दूसरे संदर्भ में अरस्तु ने कहा था कि राज्य जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित में आया, लेकिन अच्छे जीवन के निर्मित करने हेतु वह बना हुआ है।
भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत में यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। भूमंडलीकरण न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता के गुणों तथा मूल्यों को कैसे प्रभावित करेगा जिनका सभी युगों के मानव समाज पुराण करते रहे हैं? क्या वह सामाजिक डार्विनवाद सर्वोत्तम की विजय को प्रबल करेगा? क्या पर्यावरण का पतन अधिक सुख अथवा अधिक दुखों को जन्म देगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत में अत्यधिक प्रासंगिक हो जाएंगे। 29.7 राजनीतिक सिद्धांत में मिश्रण। भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत की निश्चित प्रकृति का स्पष्ट विवरण संभव नहीं है। लेकिन यदि हम इतिहास के द्वंद्व को देखें तो काफी निश्चितता से हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद तथा मार्क्सवाद का एक स्तर पर मिश्रण होगा। दूसरे स्तर पर यह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथा उत्तराधुनिकवादी रुझानों तथा प्रवृत्तियों के मिश्रण का प्रदर्शन करेगा। भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति उभरती स्थानीय, राष्ट्रीय तथा भूमंडलीय दशाओं पर निर्भर करेगी। यह सार्वभौमिक तथा विषय 8 व्यवस्था तथा अव्यवस्था और समुदाय तथा दुर्व्यवस्था के किसी प्रकार के मिश्रण का प्रदर्शन करेगा। सामाजिक न्याय का मुद्रा बढ़ती असमानता तथा गरीबी जिसका भूमंडलीकरण अनिवार्य रूप से समावेशन करता है के बीच केंद्रीय स्थान पर आ सकता है। लोकतंत्र और अधिक भागीदारीपूर्ण हो जाएगा। कुछ मामलों में राज्य कमजोर हो सकता है और अन्य मामलों में मजबूत। 29.8 कल्याणकारी राज्य बनाम न्यूनतम राज्य। 29.8 कल्याणकारी राज्य बनाम न्यूनतम राज्य। हम यह जानते हैं कि पिछले 150 सालों के क्रम में राज्य के पिछले सिद्धांत ने जिसकी चिंता मात्र कानून एवं व्यवस्था, पुलिस राज्य बनाए रखने की थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक कल्याणकारी राज्य को स्थान दिया है जिसने नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भलाई जैसे विविध कार्यों को अपने हाथ में लिया है। भूमंडलीकरण के युग में प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या उदारवादी एवं लोकतांत्रिक राज्य उन सार्वजनिक नीतियों पर चलता रहेगा जिनका लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक बंधन से पीड़ित लोगों का कल्याण है। आजकल का राज्य एक अधिकतम राज्य बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण के दौर में आधुनिक कल्याणकारी राज्य के कुछ कल्याण कार्य कम हो जाएंगे। भव्य का राज्य विनिमय कार्यों को करता रहेगा, लेकिन उनके वितरणात्मक कार्यों के कम होने की पूरी संभावना है। वास्तव में राज्य शायद रॉबर्ट नीजिक के शब्दों में एक न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट बन जाएगा। अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख का उपयोगितावादी दर्शन, जो कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य का आधार रहा है, भव्य के राज्य का निर्देशक सिद्धांत नहीं रहेगा। लेकिन उदारवादी लोकतंत्र के, लॉकवादी बहुमत के शासन के नियम के कारण राज्य को अपना वैधीकरण समय समय पर होने वाले चुनावों से प्राप्त करना होगा और इसीलिए उनके लिए कल्याण कार्यों का पूर्णतया त्याग संभव नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राज्य के दो विरोधी गुणधारी संरचनाओं का प्रतिबिंब करेगा। इसके अलावा यह बाजार शक्तियों के अंतर्गत कार्य करती राजनीति से निहित तनावों व विरोधाभासों और झटकों तथा धक्कों को भी प्रतिबिंबित करेगा। 29.9 राज्य संप्रभुता का धुंधलाना। हम यह जानते हैं कि राज्य का एक प्रमुख तत्व संप्रभुता है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य आंतरिक रूप से सर्वोच्च तथा बाहरी रूप से स्वतंत्र होता है। लेकिन उदारीकरण के युग में राज्य संप्रभुता का बाहरी रूप या तो समझौता कर लेगा अथवा वह एक मिच बनकर रह जाएगा। कई मामलों में राज्य बाहरी तौर पर स्वतंत्र नहीं रहेगा। उसे विश्व संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूरोपियन यूनियन जैसे विभिन्न भूमंडलीय गठबंधन अथवा क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा राज्यों के लिए भूमंडलीय आधार पर निर्धारित नियमों के अनुरूप अपने व्यवहार को बनाना होगा। इसका एक उदाहरण इराक का है, जहां संयुक्त राष्ट्र के हथियार इंस्पेक्टर, वेपन इंस्पेक्टर को यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करना था कि इराक के पास सामूहिक विध्वंस, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार नहीं है। इसी तरह से भूमंडलीय शांति स्थापन सेना जिस तरह से विश्व के विभिन्न भागों में राज्यों की युद्ध तत्परता पर नियंत्रण लगा रही है, अथवा जिस तरह से कुछ ढीले डाले भूमंडलीय गठबंधन कुछ राज्यों के व्यवहारों पर लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब उदाहरण राज्य की घटती बाहरी संप्रभुता को प्रकट करते हैं। संप्रभुता के दूसरे आवाम का संबंध व्यक्तियों व समूहों पर राज्य की आंतरिक संप्रभुता से है। ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत, जो कि एकवादी सिद्धांत है, बहुलवादियों के आक्रमण के अंतर्गत आ चुका है। भूमंडलीकरण के युग में इस आक्रमण का प्रबलता से प्रदर्शन राष्ट्रीय बहुमत के जनता की संप्रभुता के एकमात्र वैध अभिव्यक्ति के दावे से वंचन से होगा। आधुनिक राज्य की आंतरिक संप्रभुता का स्थान एक और राज्य की अधिक सुविस्तृत संप्रभुता शक्ति लेगी, तो दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक समूहों तथा संघ में सम्मिलित इकाइयों के अधिकारों के रूप में घटक इकाइयों लेंगी। 29.10 विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय संगठन तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। 29.10 विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय संगठन तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। राज्य की भूमिका, उसकी आंतरिक संप्रभुता और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेने की एकाधिकारी शक्ति अब बहुराष्ट्रीयों की बढ़ती भूमिका से खतरे में पड़ गई है। विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व बैंक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अब संरचनात्मक सुधारों, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स के लिए मजबूर किए जाने से एक ऐसी स्थिति का जन्म हुआ है जिसमें आज कोई भी राज्य आंतरिक तौर पर संप्रभु होने का उतना दावा नहीं कर सकता जितना कि वह पहले करता था।
भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत को इन परिवर्तनों का ध्यान रखना होगा। आधुनिक राज्य को अब गैर सरकारी संगठनों के आदेशों का भी पालन करना पड़ रहा है। ऐसा विषयकर सामूहिक सुरक्षा, मानव सुरक्षा तथा मानव अधिकारों के मामलों में हो रहा है। पर्यावरण के विनियोग के अलावा परिचितिक संतुलन तथा संपोनित विकास के विषय भी अत्यधिक प्रासंगिक हो गए हैं। यहां तक कि अपने नागरिकों के विरुद्ध आधुनिक राज्य का हिंसा प्रयोग भी एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच, मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे आंतरिक उबाहरी संस्थाओं के सूक्ष्म परीक्षण के दायरे में आ गया है। सूचना तथा विकास के अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आ जाएंगे। 29.11 राज्य बनाम नागरिक समाज। 29.11 राज्य बनाम नागरिक समाज। नागरिक समाज एक नागरिक संस्था है। वह समाज अथवा समुदाय को एक सेवा संगठन के रूप में देखा जाता है जो कि राज्य तथा अर्थव्यवस्था से स्वायत्तता का उपभोग करता है। अपने अतिवादी रूप में नागरिक समाज का सिद्धांत उदारवाद के गैर राज्य अथवा यहां तक कि राज्य विरोधी प्रकार का रूप धारण करता जा रहा है। भागीदारी लोकतांत्रिक सिद्धांत के दौर में नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। नागरिक समाज में समूह न्याय पर जनता की अधिक पहुंच तथा सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में अधिकाधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। यहां पर नागरिकों के सूचना के अधिकार का समावेश करते हुए कानून के शासन तथा अच्छे शासन प्रबंध के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन सबने राज्य को विस्थापित कर समुदाय तथा नागरिक समाज को केंद्रीय स्थान दे दिया है। भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत को स्वायत्त बाजार सिकुड़ते राज्य तथा दबंग नागरिक समाज के घटनचक्र को भी देखना होगा। लोकहित मुकदमों ने कई रूपों में सरकार के विभिन्न अंगों की नाक में दम कर रखा है। उदाहरण के लिए मेधा पाटेकर तथा अरुंधति रॉय के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, लोक सत्ता, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन सभी संगठनों का काम सरकार के विभिन्न अंगों के उचित मर्यादाओं में रखना है। गैर सरकारी संगठन राज्य के समतुल्य शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। भूमंडलीय गर्माहट, हरितगृह गैस, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन में छिद्र की समस्याओं की गंभीरता आजकल सभी सरकारों, लोकतांत्रिक और निरंकुश की चिंता का विषय है। बेलगाम वन कटाई और बढ़ते हुए ध्वनि तथा वायु प्रदूषण ने मनुष्य तथा प्रकृति के संबंधों, औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास की सीमाओं के मूल प्रश्नों को सामने खड़ा कर दिया है। राजनीतिक सिद्धांत को इन प्रश्नों को भी संबोधित करना होगा। आज कोई भी राज्य लिंग न्याय, महिलाओं की सशक्तिकरण की मांग, अजन्मे शिशु तथा बच्चों के अधिकारों और सकारात्मक भेदभाव के प्रश्नों को न तो नकार सकता है और न ही उनका कम मूल्यांकन कर सकता है। भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत को इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा, राजनीतिक संस्थाएं तथा संरचनाएं सामाजिक शक्ति पर कैसे निर्भर करते हैं और कैसे निर्भर हो जाते हैं। 29.12 सजातीय दरारें। हाल के वनों में विशेषतः विश्व समाजवादी गुट के विघटन के बाद विश्व में सजातीय तथा धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। सामाजिक संघ, कट्टरवाद तथा असहिष्णुता का उत्थान हुआ है। भूमंडलीकरण के युग में राजनीतिक सिद्धांत को इन घटनाचक्रों को भी ध्यान में रखना होगा। मार्क्स द्वारा पितृत्व वर्ग संघर्ष तो पीछे छूट रहा है और उसका स्थान विकासशील संसार में जनहत्या तक पहुंचने वाले सजातीय संघर्ष ने तथा विकसित देशों में नस्लीय घृणा तथा वैमनस्यपूर्ण भावनाओं ने ले लिया है। एक ध्रुवीय संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि अब एकमात्र सर्वोच्च शक्ति है, सेन विश्व पर पश्चिमी संस्कृति व मूल्यों को लाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रों के भीतर अल्पसंख्यक सीमांतरीय मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं। इस दृश्य वितरण में राजनीतिक सिद्धांत में विविधता पर जोर देने वाली लोकतंत्र की अनुभविक कल्पनाओं का जन्म होगा। अनेक समाजों में एक मूल्य तथा एक आदर्श के रूप में धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में आ गई है। प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों के सांप्रदायिकताकरण, अपराधीकरण तथा मदाकरण की क्रियाएं बढ़ रही हैं। राजनीति में नैतिकता समाप्त हो रही है। यहां तक कि व्यक्ति के बारे में दृष्टिकोण भी बदल रहा है। अरस्तू ने व्यक्ति की कल्पना एक राजनीतिक व सामाजिक प्राणी के रूप में की थी। आज उसी व्यक्ति को एक उपभोक्ता या आर्थिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। अधिकारात्मक व्यक्तिवाद, पोजेसिव इंडिविजुअल इसान के इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता के बढ़ते भावार्थ का नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहां स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के आधिपत्यों का अभाव तथा साथ ही आत्म साक्षात्कार के लिए अवसरों को बढ़ाना है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति की प्रतिनिकासन तथा विकासात्मक शक्तियों को अधिकतम करने पर जोर होगा। 29.13 संघवाद के सिद्धांत में नवीन आयाम। 29.13 संघवाद के सिद्धांत में नवीन आयाम। सहयोगी तथा प्रतियोगी संघवाद के आजकल के प्रचलित सिद्धांतों में नवीन आयामों के आने की संभावना है, जिससे संघवाद के नवीन प्रतिमान उभरेंगे। संघवाद स्वराज्य तथा साझे राज्य के बीच संवैधानिक तौर पर स्थापित संतुलन के रूप में एक संस्थागत व्यवस्था है। यहां प्रमुख प्रश्न यह है कि भूमंडलीकरण संघवाद के सिद्धांत को कैसे प्रभावित करेगा। क्या भूमंडलीकरण संघवाद को मजबूत करेगा या कमजोर? संघवाद के सिद्धांत में नए आयाम क्या होंगे? बाजारों का भूमंडलीकरण संघीय राज्यों को कैसे प्रभावित करेगा? बहुसांस्कृतिक तथा बहुराष्ट्रीय राज्यों में आंतरिक विविधताओं की मान्यता व वैधीकरण की मांगे हैं। संघवाद के सिद्धांत में क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय पहचानें बड़ी तीव्रता से प्रतिबिंबित हो रही हैं। इससे सजातीय संघवाद का विचार तो पहले से ही उस गया है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रराज्य संघवाद को अब बहुजातीय चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। बहुलवादी समाजों को पहचानों की राज्य व्यवस्था के रूप में से राष्ट्रराज्य का साथ ही पतन होगा। राजनीतिक सिद्धांत में राष्ट्र की राजनीतिक अवधारणा की कीमत पर राष्ट्र की सजातीय केंद्रित अवधारणा लोकप्रिय हो रही है। 19वीं शताब्दी के संविधानवाद को अब भूमंडलीकरण की चुनौती से निपटना पड़ रहा है। विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व बैंक जैसे अन्य भूमंडलीय संगठनों के साथ संघराज्य तथा संघीय इकाइयों के बीच के नए संबंधों के प्रकाश में भूमंडलीकरण संघवाद के पारंपरिक विचार को प्रभावित करेगा। संघवाद के एक प्रसिद्ध स्विस विद्वान लीडिजा बास्टाफ-लेनर ने इसे संघीकृत शक्ति के लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा लोकतंत्र के संघीकृत नियंत्रण का नाम दिया है। भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप एक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकाधिक विकेंद्रित निष्ठा को तो दूसरी ओर अधिराज्य निष्ठा, सुप्रास्टेट लॉयल्टी को प्रतिबिंबित करेगी।
इसीलिए संघवाद के सिद्धांत के सामने प्रमुख मुद्दा बहुमतवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था के भीतर एक संघीय संविदायुक्त संतुलन कॉन्ट्रैक्चुअल इक्विलिब्रियम की रचना करना और विशिष्ट निठाव से आगे बढ़ते हुए विभिन्न समूहों को एक साथ इकट्ठा करना है। भूमंडलीकरण जिस संरचनात्मक तनावी को जन्म देगा वे बहुमतवादी लोकतंत्र तथा बहुमत विरोधी संघवाद से टकराएंगे। रॉबर्ट नॉजिक प्रकार का रूप उदारवादी लोकतंत्र वोराटू निर्माण की प्रक्रिया में समूह विभेदों की राजनीति से निपटना संभव नहीं होगा। इसीलिए यह संरचनात्मक दृष्टि से यह विविधता की केंद्रीयता तथा सामूहिक अधिकारी के बहुसांस्कृतिकवादी चुनौती का सामना करने में अक्षम रहेगा। भूमंडलीकरण के दौर में स्थापित उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति की अभिवृद्धि होगी। इससे न्यायिक स्वतंत्रता पर गहन चिंतन प्रारंभ होगा। न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीति से अधिक प्रत्यक्ष तौर पर उलझेगी। इस न्यायिक परिवर्तन के दो प्रमुख आयाम होंगे, न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को मजबूत करना तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक बहुलवाद को अपनाना। भूमंडलीकरण का संघीय लोकतांत्रिक राज्यों के लिए एक दूसरा तात्पर्य है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य सभी व्यक्तियों के समान प्रतिनिधित्व के विचार से जुड़ा हुआ है, जो कि असत्कारशील विभेदों के प्रति प्रक्रियात्मक वचनबद्धता है। विविधता तथा विभिन्न समुदायों को सामूहिक अधिकारों पर आधारित बहुसांस्कृतिकवाद संभवतः भूमंडलीकरण का विरोधी होगा, जो कि राज्यों के भीतर और उनके बीच असमानताओं को और बढ़ाएगी। आर्थ समानता को सुनिश्चित करने के लिए समान अधिकारों की सिर्फ संवैधानिक गारंटी काफी नहीं होगी, जब तक कि विमेवों के बावजूद समान होने के अधिकार के साथ न हो। यह प्रश्न प्रमुख बनता बला जाएगा। वास्तव में इसका संबंध समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के आधुनिक राष्ट्र के प्रमुख सिद्धांतों का सामंजस्य एक उभरते हुए वैकल्पिक नमूने से हो सकता है, जो कि सुरक्षा, विविधता तथा एकता पर जोर दे। संक्षेप में, उदारवाद को बहुसांस्कृतिकवाद के अनुरूप तालमेल बनाना होगा। जैसा कि विल किमली का तर्क देते हैं कि भूमंडलीकरण के दौर में उदारवादी राज्य के सिद्धांत के समक्ष मूल चुनौती लोकतांत्रिक बहुसांस्कृतिक राज्य में एकता के कुछ नवीन स्रोतों की पहचान करने की होगी।